आइए देखते हैं क्राउन बुक का भारत का संविधान जो तीसरा चैप्टर जो सर दिए थे, भारतीय संविधान का विकास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पूरा गाइड पढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना की। 1600 के अंतिम महीनों में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त मिला। 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार शुरू किया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय प्रशासन की शक्तिहीन होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला को पराजित कर कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य जमाया। 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी ने जीत हासिल की। भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक अधिकार तैयार किया। ये देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति रिपोर्ट पर 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट पारित किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना था। मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। इस एक्ट में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित हुई। 1774 में कलकत्ता में बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। उसकी परिषद के 4 सदस्य फिलिप फ्रांसिस, मॉनसन, वारवेल, क्लेवेरिंग एक्ट के तहत स्थापित भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। 1784 का पिट्स एक्ट इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्य को एक दूसरे से अलग कर दिया। कंपनी के वाणिज्यिक संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक असैनिक राजस्व समेत मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम में डच शासन की शुरुआत हुई जो 1857 तक विद्यमान रही। 1773 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1773 का एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया किसके तहत? 1800 चार्टर एक्ट के द्वारा। किंतु चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार एवं पुनरुत्थान के लिए रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। आगे देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इस एक्ट से मिलने लगे। इस एक्ट से 1833 का चार्टर एक्ट से इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1833 का कंपनी का अधिकार को समाप्त कर दिया। उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। वेरी इम्पोर्टेंट, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया 1833 के द्वारा, याद रखेंगे।
लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत अगर पूछे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें पहले 3 सदस्यों के अतिरिक्त एवं विधि सदस्य जोड़ दिए गए। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगी। भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त की गई। विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग किया गया। इसी एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। 1853 के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए घातक झटका साबित हुआ। यह एक्ट 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट, दी एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इस अधिनियम द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो 1858 के द्वारा भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसे 15 सदस्यों की परिषद, जो भारत परिषद के नाम से जाना जाता था, सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। तो लॉर्ड कैनिंग 1858। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय। गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था तथा सम्राट क्राउन का प्रतिनिधित्व करने के कारण उसे वायसराय कहा गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया था, तो उसमें 5वां सदस्य शामिल किया गया, जो एक विधिवेत्ता का पद था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। विधायी कार्य के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सम्मिलित किए। पहली बार भारत में प्रतिनिधि सदस्य संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। आगे देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। गवर्नर जनरल के परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई। इसी प्रकार प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। परिषदों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1909 पार्लियामेंटो सुधार बिल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात, जिसे पार्लियामेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। 1919 का अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की नींव डाली।